नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रयत्न के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ध्वनियों के उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों, काकल, मुख विवर, तालु, मसूढ़ा, दांत, ओष्ठ आदि के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है, व्याकरण की भाषा में उसे प्रयत्न कहा जाता है। ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न उसे कहते हैं जब ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वाग इंद्रियां जो क्रिया करती हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न उसे कहा जाता है जब ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वाग इंद्रियां जो क्रिया करती हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के चार भेद हैं। पहला है विवृत, जिनके उच्चारण में वाग इंद्रियां खुली रहती है, जैसे सभी स्वर। दूसरा है स्पृष्ट, जिनके उच्चारण में वाग इंद्रियों का द्वार बंद रहता है, जैसे क से प वर्ग तक के सभी 25 व्यंजन। तीसरा है ईशत विवृत, जिनके उच्चारण में वाग इंद्रियां कुछ खुली रहती है, इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। चौथा है ईशत स्पृष्ट, जिनके उच्चारण में वाग इंद्रियां कुछ बंद रहती है, इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। अब जानते हैं बाह्य प्रयत्न के बारे में। ध्वनि उत्पन्न होने के बाद वाग इंद्रियों की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार दो भेद हैं, पहला अघोष और दूसरा घोष। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वराघात या बलाघात के बारे में। बलाघात उसे कहते हैं जब उच्चारण के समय स्वरों पर अधिक बल पड़ता है। बलाघात तीन प्रकार के होते हैं, वर्ण बलाघात, शब्द बलाघात और तीसरा वाक्य बलाघात। वर्ण बलाघात में वर्णों पर, शब्द बलाघात में शब्दों पर और वाक्य बलाघात में वाक्यों पर बल पड़ता है। तीनों बलाघातों में दिए गए उदाहरणों को देखकर आप अंतर समझ सकते हैं। वर्णों पर बलाघात लगने से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। शब्दों पर बलाघात लगने से वाक्य के अर्थों में स्पष्टता आ जाती है। और यदि वाक्य के किसी पद पर बलाघात लगता है तो उस वाक्य के भाव में अंतर आ जाता है। तीनों के उदाहरण को देखकर समझने का प्रयास करें। अब बात करते हैं अक्षर के बारे में। लोग अक्सर वर्ण और अक्षर को एक समान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जबकि अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियों की बनी छोटी से छोटी इकाई होती है, जिनका उच्चारण एक झटके में किया जा सकता है, जैसे आ, खा, बैठ आदि। आ एक ध्वनि वाला अक्षर है, खा दो ध्वनियों वाला अक्षर है और बैठ तीन ध्वनियों वाला अक्षर है। एक अक्षर में एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं, लेकिन स्वर प्रायः एक ही रहता है। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, पहला बधाक्षर और दूसरा मुक्ताक्षर। जिस अक्षर की अंतिम ध्वनि हलंतयुक्त होती है उसे बद्धाक्षर कहते हैं, और जिस अक्षर की अंतिम ध्वनि स्वरयुक्त होती है उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। कुछ अक्षर संयुक्त भी होती है, जिसे युक्ताक्षर द्वित्व या युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। युक्ताक्षर द्वित्व में व्यंजन वर्ण स्वयं से संयोग करता है, जैसे कुत्ता शब्द में त वर्ण स्वयं से संयोग किया है। इसके अलावा जब दो अलग अलग व्यंजनों का संयोग होता है तब वहां पर व्यंजन गुच्छ होता है, जैसे विद्या शब्द में दो अलग अलग वर्ण का संयोग होता है, दे का संयोग य के साथ। इसके अलावा अब बात करते हैं वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन की। जब वर्णों को मूल रूप में और स्वरों की मात्राओं को भी मूल रूप में लिखा जाता है तब उसे वर्ण वियोजन कहते हैं, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। चक्की शब्द के वर्णों का वियोजन कर इस रूप में लिखा गया है, जबकि वर्ण संयोजन वर्ण वियोजन का विपरीत होता है। वर्ण संयोजन में बिखरे हुए वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। बिखरे हुए वर्णों को मिलाकर चक्की शब्द बनाया जा सकता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कंठ्य वर्ण के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। तालव्य वर्ण के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। दंत्य वर्ण के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। वर्तस्य वर्ण के अंतर्गत यह वर्ण आता है। ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। कंठ तालव्य के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत ये सभी वर्ण आते हैं। दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत यह वर्ण आता है। नासिक्य वर्ण के अंतर्गत पंचमाक्षर और अनुस्वार आते हैं और अलिजिह्व के अंतर्गत बिंदु वाले वर्ण आते हैं, जिनका फारसी शब्दों में प्रयोग होता है।
इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।